तो वेलकम दोस्तों। टॉपर कॉपी एनालिसिस एंड स्पेशली कंटेंट एक्सट्रैक्शन सीरीज में आपका स्वागत है फिर से। ये हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं, वेरियस टॉपर्स, उनके द्वारा लिखे गए जो ये प्रीमियम ग्रेड के आंसर्स हैं, मॉडल आंसर्स हैं, उनमें से उनकी टेक्निक, उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इन सब चीज़ों को देखने की ये हमारी सीरीज है। आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, हो सकता है मेंस में आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, हम सभी के लिए हेल्पफुल हो। मैं तो अपने लिए कर ही रहा हूँ ये एनालिसिस, राइट। अपने मेंस के लिए हो सकता है आपके लिए भी साथ में ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। ये देखिए, ये कॉपी हमने अभी ली हुई है AIR 1 आदित्य श्रीवास्तव सर की, और सेम क्वेश्चन हमने पिछले 2 वीडियोस में भी देख लिए थे, राइट। वो AIR 2 की जो कॉपी थी उसे हमने एनालाइज किया था। अब क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उसके ऑलरेडी हमने एनालाइज कर लिए हुए हैं, और ये जो पहले 2-3 क्वेश्चन है इन्हें अब हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, राइट। तो बेटर है कि नई जो चीजें हैं, राइट, नई जो चीजें हैं उन्हें यहाँ पर इस वीडियो में देखा जाए। तो ये ऊपर वाले हमने ऑलरेडी देख लिए थे। मेजी रिस्टोरेशन, इसे देखते हैं जरा एक बार कि इन्होंने किस तरीके से इसे कॉम्प्रिहेंड किया था। हमने उस दिन देखा था कि मेजी रिस्टोरेशन क्या है। बेसिकली ये जापान में एक इवेंट था जिसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप को वापस लाया गया था लगभग 1880s में, राइट। अब देखते हैं इन्होंने इसे कैसे यहाँ पे लिखा। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, लेकिन इनकी अप्रोच यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। देखो, जापान की हिस्ट्री से है कि भैया कौन से फैक्टर की वजह से जापान में मेजी रिस्टोरेशन, वो एक मिलिट्री रेवोल्यूशन आई, राइट, और उसकी सिग्निफिकेंस जापान के लिए क्या थी। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले आपको बताना है किससे मेजी रिस्टोरेशन हुआ, फिर कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। फिर देखो, इनकी अप्रोच भी बिल्कुल वही है कि मेजी रिस्टोरेशन वाज द रिस्टोरेशन दैट लेड टू जापानीज, ये क्या है, reinstatement of medieval history to modern times। रीइंस्टेटमेंट, ठीक है। मतलब देखो, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे नहीं बताया कि मेजी कौन होता था। बेसिकली मेजी पहले एक मिलिट्री डिक्टेटर, एक तरीके से मिलिट्री लीडर हुआ करता था जापान में ड्यूरिंग मेडाइवल टाइम। ठीक है, उसके बाद उसे रिस्टोर किया गया लगभग 1817 1880s में, जो कि हमें जानने की उतनी जरूरत भी नहीं है। उस इवेंट को हम कहते हैं मेजी रिस्टोरेशन, राइट। तो एक तरीके से ओवर आर्चिंग एक स्टेट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग फास्ट हो सके। फैक्टर क्या थे इसके? डेफिनेटली कैपिटलिज्म को वो जो है एक तरीके से ग्रो करवाना चाहते थे। मेन फैक्टर भाई कैपिटलिज्म था इसका। ठीक है, यूएसए से इंस्पायर होकर के जापान ने एक स्पेशली अपना मिशन भेजा था। यूएसए ने लगभग 1854 के आसपास जो है जापान की जो उनकी ठीक है, जो जो मेजर पोर्ट्स थी वहां पे अपने डिपो वगैरह यूएसए ने एस्टेब्लिश कर लिए थे। सबसे पहले यूएसए ने जापान में ओपन डोर पॉलिसी का वो जो है आगमन करवाया, राइट। फिर जैसे ही जापानीज लोग यूएसए के कांटेक्ट में आना शुरू हुए, उन्हें लगा यार यूएसए तो कोई बड़ी तोप चीज है। जापान ने स्पेशली अपना मिशन भेजा था, मुत्सो इतो ने अपना मिशन भेजा था यूएसए में स्टडी करने के लिए कि बताओ वहां पे चल क्या रहा है। फिर उसी चीज को वो यहाँ लाना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में भी हो, प्राइड ऑफ जैपनीज वो बढ़ सके। फैक्टर देखो, प्राइड ऑफ जैपनीज इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया आगे, हाँ एग्जामिनर ढूंढता रहे। राइट, अब ये फैक्टर सही है भाई, ये फैक्टर सही है। देखो, एक टेक्निक यहाँ पे ये भी है, मैं भी खुद जिस चीज से सफर करता हूँ, मैं बिना एक्सप्लेन किए पॉइंट को छोड़ नहीं पाता हूँ। टॉपर इस चीज को जानते हैं, बिना एक्सप्लेन किए वो पॉइंट को छोड़ना जानते हैं, वो पॉइंट को फेंकना जानते हैं। ये देखो, फैक्टर लिख दिया, प्राइड ऑफ जैपनीज, है ना, यूनाइटेड फ्लीइंग फॉर ऑटोनॉमी, राइट, किससे, ये भी नहीं मालूम, राइट। देन फॉरेन सपोर्ट फॉर मंगोलिया, ओके, एंड एक्सेसेस एंड एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू फॉरेन ऑक्यूपेशन। फॉरेन ऑक्यूपेशन कहाँ पे, अभी जापान में नहीं हुआ था यार फॉरेन ऑक्यूपेशन, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। जापान में बेसिकली यूएस की जो इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, उसी को काउंटर करने के लिए मेनली ये हो रहा था। एक तरीके से कैपिटलिज्म वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस, राइट। लेकिन फिर भी इन्होंने जो फैक्टर लिखे कहीं ना कहीं देखो लिंक्ड है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए राइट, ऐसे अनकन्वेंशनल जो टॉपिक्स हैं उनको डील करने का ये टेक्निक हमने यहाँ से जाननी है। देन देखो, सिग्निफिकेंस टुडे, a culture of respect and high national standards, respect for autonomy, fast growing in 1990s। भाई नहीं है यार, ये सारे फैक्टर्स नहीं है एक्चुअली। देखो 1990s कहाँ, मेजी रिस्टोरेशन 19th सेंचुरी में हुआ था, ये भी नहीं है, राइट। एक्चुअल में इसकी जो सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में क्या रही, जापान इतना स्ट्रांग हो गया कि 1900, ये देखो AIR 2 ने ये आंसर बहुत अच्छे से लिखा था, कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से लिखा था। 1905 में जापान मतलब इतना स्ट्रांग हो गया 10 साल में, 20 साल में, कि 1905 में इसने रशिया जैसी बड़ी पावर को हरा दिया।
ठीक है? एक और सिग्निफिकेंस ये है कि भैया मुत्सो हितोको जो कि मिलिट्री डिक्टेटर वहाँ पे बना, उस मुत्सो हितोको को इतनी पावर्स मिल गई कि जापान बिकेम एन एक्टिव पार्टी इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। समझ रहे हो? तो ये भी इसी की वजह से राइज़ हुआ। जापान में मिलिटरिज़्म का राइज़ हुआ, जापान में कैपिटल आई, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का ग्रोथ हुआ। जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, जापान स्टार्टेड हैविंग इम्पीरियलिस्ट गोल्स कि भैया उन्हें भी चाहिए अब मार्केट, ठीक वैसे जैसे यूएसए वगैरह सॉरी जैसे यूके वगैरह कर रहे थे, मार्केट कैप्चर कर रहे थे। वही कोलोनियलिज्म की टेंडेंसीज जापान में भी ग्रो करना शुरू हुई। अल्ट्रा नेशनलिज्म आया, हाइपर नेशनलिज्म आया, दैट वाज द सिग्निफिकेंस। ये हाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल ठीक है, इसे डिनाई नहीं कर सकते आप फिर भी, लेकिन इस तरीके से इन्होंने डील करने की कोशिश करी। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, डेथ टू ओवरवर्क, लॉस ऑफ सोशल कैपिटल, देयर वाज लो मैरिजेस, लॉस ऑफ प्रेस्टीज। आई मीन मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, राइट, लेकिन फिर भी है ना, ये है मेन पॉइंट। ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंट वॉर कोड्स एटसेट्रा, ये है मेन पॉइंट। मेजी रिस्टोरेशन हैज प्रोज एंड कॉन्स, नीड इज टू ब्रिज द गैप। मतलब इन्होंने कुछ इस तरीके से मेजी रिस्टोरेशन को अंडरस्टैंड किया कि ये आजकल चल रहा है। समझ रहे हो? मुझे तो ये सेंस यहाँ पे फील हुई कि मेजी रिस्टोरेशन आजकल चल रहा है। इन्होंने कुछ इस तरीके से इसे अंडरस्टैंड किया। खैर छोड़िए, दैट इज द पॉइंट जो कि हमने यहाँ से अगेन ये सीखने वाली बात है। ये सीखने वाली बात है कि भैया ये छोड़ नहीं रहे हैं चीजों को, पकड़ रहे हैं चीजों को, ठीक है, किसी भी हाल में पकड़ो, राइट। तो दिस इज जस्ट सीखने वाली बात। और एग्जामिनर ये कई चीजें प्रूव करती है कि एग्जामिनर आपको नंबर फेंकता है वर्टिकली क्वेश्चन को पढ़ के। वो है ना, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन नहीं पढ़ता है कोई भी एग्जामिनर, सही में हॉरिजॉन्टली कोई रीड नहीं कर रहा है, वर्टिकली रीड कर रहा है। वो पॉइंट देखेगा, कॉमन बिलीफ, ये नीचे की ओर वो पढ़ता है। यहाँ कॉमन बिलीफ देख लिया, यहाँ हिस्ट्री देख लिया, पॉलिटिकल एस्पिरेशन, आगे क्या लिखा हुआ है वो तो वो बाद में पढ़ेगा अगर मजा आया उसके। समझ रहे हो? सो आंसर शुड बी रिटन इन दैट मैनर। और ये स्किल सब में नहीं है, मुझ में भी नहीं है। ये सीखनी है हमने यहाँ पे, समझ रहे हो? अभी है 70 दिन है, तो कोशिश करते हैं। देन ये देखो क्वेश्चन कि इट इज बिलीव्ड दैट नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, ओके, हेल्ड टुगेदर कॉमन बिलीफ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशन एटसेट्रा। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशन। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था। खैर इनकी भी अप्रोच देख लेते हैं, इन्होंने इसे कैसे डील किया। देखो सबसे पहले आपको बताना है नेशन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी held together by belief, history, political aspiration, etc. ये नेशनलिज्म का वेस्टर्न आइडिया है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है। देन उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि इंडियन नेशन के जो बेसिस हैं, ग्राउंड्स है, वो क्या क्या है। ऑल्सो ब्रिंग आउट थ्रेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन नेशनहुड। तीन कंपोनेंट है इसके। देखो, नेशन रिजाइड नॉट इन द लैंड बट इन द माइंड्स एंड द हार्ट्स। मैं भी है ना, वाओ। लेकिन ये है कि इंट्रो देखो इन्होंने खुद क्रिएट किया। नॉर्मल आदमी क्या कहता था कि नेशन इज एन आइडिया, इमेजिन कम्युनिटी वगैरह वगैरह, इसी को रिपीट कर देता। नो, इन्होंने यहाँ क्रिएटिविटी दिखाई कि नेशन रिजाइड्स इन नॉट इन द लैंड, नॉट ऑन द लैंड बट इन द हार्ट्स। क्लियर? इन दिस इन दिस लाइन, ओके, फॉलोइंग मेक इंडिया अ नेशन। ओके ओके। सो देखो इन्होंने यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे उतना बताया नहीं, इसमें एक फ्लो चार्ट बनाया जा सकता था कि नेशन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, ठीक है, या फिर ऐसे लिंकिंग पैरा यहाँ पे जोड़ा जा सकता था ताकि इस पार्ट को भी एड्रेस करे। दैट इज कि the western idea of nationalism believes nation to be an entity comprising the people having common beliefs, history and political aspirations, right? That has actually led to the fragmentation of Europe, कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बिलीफ, है ना, बिलीफ के आधार पे छोटी छोटी, क्योंकि यूरोप वाज हिस्टोरिकली फ्रेगमेंटेड, इसीलिए देखो हिस्ट्री यूरोप में कितने छोटे छोटे नेशन है, छोटी छोटी कंट्रीज है, समझ रहे हो? बट उसके बाद लिंकिंग पैरा, बट इन इंडिया इन इंडिया देयर आर फॉलोइंग बेसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। वो क्या है? कॉमन बिलीफ इन्होंने बता दिए, हिस्ट्री इन्होंने बता दिया, वही रिपीट किया, पॉलिटिकल एस्पिरेशन बता दिया कि कॉमन लॉ कोड एटसेट्रा, है ना, ये सब चीजें क्रॉस, ठीक है, नेशन क्लैप्स ऑन चंद्रयान 3। ये देखो एग्जांपल कैसे दिए भैया, पूरे अक्रॉस नेशन में चंद्रयान 3 में क्लैप्स हुई, तालियां बजी चीजों पे। यूनाइटेड जियोपॉलिटी, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडियन नेशनलिज्म को कुछ चीजें जो है वो डिफरेंशिएट करती है। मैं इसमें क्या क्या पॉइंट लिखता, मैं लिखता भैया हिस्टोरिकल पॉइंट तो इसमें ये आता कि नेशनल मूवमेंट की जो वैल्यू है दे आर द गाइडिंग फैक्टर्स। और क्या बनाता है हमें नेशन? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी,
ठीक है? ये हमें एक नेशन के तौर पे बनाता है। वो क्या? वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दैट आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे बाइंड अस टुगेदर, राइट? सो दे मेक अ नेशन आउट ऑफ अस, राइट? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दे मेक, है ना? एंड देन द वैल्यूज़ ऑफ टॉलरेंस, जिस पे क्वेश्चन आया था पिछले 2022 में कि इंडियन सेक्युलरिज्म की 3 फंडामेंटल वैल्यूज़ है इंडियन सेक्युलरिज्म के, वो क्या? टॉलरेंस, एसिमिलेशन, है ना? और एक आई थिंक एक एक कोई और वैल्यू थी उस पूरे क्वेश्चन में डाली हुई। तो दीज़ वैल्यूज़ दे मेक अस अ नेशन। It is not it is not the common belief only. Why? Because India is a country with so many beliefs. It is not a common language only. Why? So many languages. It is tolerance to this diversity that is making us nation. So these are the factors. जैसे यूनाइटेड जियोपॉलिटी, जियोकल्चरलिटी, नए खुद ही वर्ड यहाँ पे ये क्रिएट कर रहे हैं, समझ रहे हो? सो दीज आर द थिंग्स जो हमें इनसे सीखनी है। देन हाउएवर देयर आर चैलेंजेस टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। वो क्या क्या चैलेंजेस है? पहले देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हम क्या लिखते हैं इसमें चैलेंजेस? नंबर वन, हम इसमें रीजनलिज्म लिखते, सन ऑफ सॉइल मूवमेंट लिखते, हम इसमें कम्युनलिज्म लिखते, एग्जाम्पल दे देते 2002 का, ठीक है, मान लो कहीं का भी अगर कोई दंगा हो, 1992 के अटैक एक्सेट्रा। टेररिज्म लिखते इसमें, सिविल सोसाइटी वॉरफेयर बाय द अदर कंट्रीज, इस टाइप का कुछ लिखते, राइट? इंडियन नेशनलिज्म, फॉर एग्जाम्पल अजीत डोभाल जी ने एक साल पहले ये स्टेटमेंट दी कि नेक्स्ट मोड ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर वुड बी सिविल सोसाइटी वॉरफेयर। ये सब चीजें लिखते, सेपरेटिज्म लिखते, रेड कॉरिडोर लिखते, इंटरनल कम्युनलिज्म, वही चीजें, मुजफ्फरपुर राइट्स, है ना? ये देखो एग्जाम्पल दे दो सीधा, एक दो वर्ड की हेडिंग, दो वर्ड का एग्जाम्पल, रीजनलिज्म, सब रीजनलिज्म। जैसे यहाँ पे ये कौन है, ये कन्नडिया प्राइड मूवमेंट, जो भी हुआ होगा, ठीक है। देन लैक ऑफ कल्चरल सिंथेसिस, हिंदू मुस्लिम घेटोनाइजेशन, इस तरीके के ये जो घेटोइजेशन है, घेटोइजेशन मीन्स फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, या फिर डिवीजन, हम लिखते हैं हिंदू मुस्लिम डिवाइड, ये लिखेंगे घेटोइजेशन, दैट इज अ पीआर की टर्मिनोलॉजी। सो जो लोग कहते हैं, ये मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में मेंस में अपनी ये गलती करी कि आई ट्राइड टू कीप अ क्लीन आई मीन ए क्लियर लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द जीएस एंड द एंड द ऑप्शनल। नो, ऑप्शनल के जो एक्सपर्ट व्यू है भाई, जहां मन करे ना जीएस में भी डाल दो। क्यों? क्योंकि भैया कंपटीशन इतना हो गया ना, नॉर्मल पॉइंट सब लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं ये एक्सेप्शनल पॉइंट साथ में ऐड कर रहे हैं, लिटरेरी एक तरीके से स्कॉलरली पर्सपेक्टिव, वे अहेड इन्होंने साथ में ये बात भी है। प्रॉब्लम जहां-जहां आइडेंटिफाई करोगे वे अहेड देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें वे अहेड लिखता, मैं क्या लिखता? नेशनल, ठीक है, देयर वाज़ नेशनल अथॉरिटी फॉर कम्युनल हार्मनी। देयर वाज़ दिस कमिटी, मैं इसका नाम भूल गया। आर से आई थिंक शुरू होने वाली कमिटी है, मुझे रैंडमली ये याद आई। सो ऐसी एक कम्युनल हार्मनी की नेशनल अथॉरिटी भी किसी ने रिकमेंड करी थी। रिसर्च करके बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट वाज़ द नेम ऑफ दैट कमिटी, राइट? पुरानी कमिटी है, 2005-6 की आई थिंक ये कमिटी। सो ये एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, राइट? नीड टू हैव एंश्योर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज बाय एमिली, देखो ये दुनखैम, ये भी अगेन ये पीएसआईआर के कोई स्कॉलर है, ठीक है? हर चीज का आपको पता होना नहीं चाहिए। देन अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत गौरव दिवस एटसेट्रा, राइट? बिल्कुल सही बात है ये भी, एक भारत श्रेष्ठ भारत एटसेट्रा, इन सब चीजों को, है ना? स्कूल में टॉलरेंस की वैल्यू को, ठीक है, स्कूलिंग स्कूलिंग को बेटर करने के लिए उसमें नेशनलिज्म, नेशनल प्राइड एटसेट्रा, इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए, सिविक सेंस लोगों में डेवलप करने के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए, अवेयरनेस, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, समझ रहे हो? वे फॉरवर्ड, दिस इज, अब देखो कंक्लूजन भाई, ये वो चीज है जिसको, जिस एस्पेक्ट को बहुत लोग इंक्लूडिंग मी इन चीजों को मिस करते हैं कि दिस वुड एंश्योर इंडियाज प्रोग्रेस एज नेशन फॉर अमृत काल। एक लाइन का कंक्लूजन और डन, समझ रहे हो? ये ये एक लाइन का कंक्लूजन और सब बढ़िया। नेक्स्ट, कि स्टेट द की फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, कोल से वो पूछेगा आपसे, है ना? हर साल कुछ ना कुछ ये पूछेगा, कोल से पूछेगा, स्टील से पूछेगा, अब फार्मेसी यहाँ पे पूछा हुआ है इन्होंने। अच्छा रिवीजन हो रहा है ये, अच्छा रिवीजन, ये हमारे नोट्स में हो सकता है नहीं हो। एडिशनली डिस्कस द सिग्निफिकेंस विद रिगार्ड्स टू, अच्छा एक बात ये आपने जानी, नोट्स जितने मर्जी बना लो, यहाँ पे आपके ऑर्गेनिक व्यू ही निकलेंगे, जितने मर्जी बना लो ऑर्गेनिक व्यू ही निकलेंगे, ये मैंने देख लिया। डेटा आप रट सकते हो, तो वो ऑर्गेनिकली, वो ऑर्गेनिसिटी, ठीक है, वो लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए।
डिस्कशन में। तो अब देखिए पहले इस पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि द स्टेट ऑफ की फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, एंड एडिशनली डिस्कस द सिग्निफिकेंस रिगार्ड टू इंडियन इकोनॉमी। एक मिनट, इकोनॉमी है क्या ये? रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ, ओके, इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है इकोनॉमी के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके पीछे फैक्टर क्या है ये सोचो, राइट? फैक्टर क्या है ये हमने सोचना है। फॉर एग्जाम्पल फेवरेबल, सबसे पहले तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली फार्मा सेक्टर के लिए एक्सटेंड हुआ, राइट? वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो फार्मा सेक्टर के लिए मान लो सरकार अगर दे रही है, एग्जाम्पल देने में क्या जाता है? नंबर वन, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। नंबर टू, ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट, राइट? फॉर एग्जाम्पल हाई डिजीज बर्डन इन इंडिया, डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा है, राइट? नंबर तीन, ह्यूज डिमांड फॉर द जेनेरिक मेडिसिन। वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती है, वो जेनेरिक मेडिसिन उतनी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो ब्रांडेड मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। इंडिया इज द हब ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। चौथा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स। भैया इतना फार्मा सेक्टर में इतनी रिसर्च इंडिया में हो रही है, ठीक है, फार्मा रिसर्चर्स इतने हो गए हैं, चीप लेबर फोर्स इंडिया में अच्छे से अवेलेबल है। सो दीज आर द फैक्टर्स, है ना, चार पांच फैक्टर हमने यहाँ देख लिए, एक दो, ठीक है, अभी क्योंकि अगर हम अपने ही अपने डिस्कस करेंगे तो फिर हाँ, है ना, इनके पॉइंट्स हम डिस्कस उतने कर भी नहीं पाएंगे यहाँ, राइट? उतना टाइम नहीं आएगा क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बनानी है। तो चार फैक्टर ये देख लिए, चार ही इसमें लिखने भी थे वैसे, क्योंकि आगे हमने सिग्निफिकेंस भी बतानी है इसकी। पहली बतानी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, दूसरी बतानी है पब्लिक हेल्थ के लिए। इंडियन इकोनॉमी बिकम्स मोर रेजिलियंट, इंपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है, फार्मा सेक्टर की वजह से हम डोमेस्टिकली जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया इज आई थिंक सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट फार्मा प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम, थर्ड आई थिंक, राइट? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एक्सपोर्टर, इंडिया इज अ ह्यूज, और एक बात इसकी एक एक आपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बतानी है, वो क्या? जैसे इंडिया इज लार्जेस्ट फार्मा एक्सपोर्टर टू अफ्रीकन कंट्री। अफ्रीकन कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा, स्पेशली ग्लोबल साउथ, इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। दैट मीन्स फार्मा इज बिकमिंग अ डिप्लोमेटिक टूल फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया। देन पब्लिक हेल्थ में तो है ही है इसकी इंपॉर्टेंस। हाई डिजीज बर्डन है, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा टीबी बर्डन है, फार्मा सेक्टर नहीं होगा तो उनका कैसे क्या होगा, समझ रहे हो? सो दिस इज द अप्रोच दैट वी वी वुड बी adopting here। देखते हैं इन्होंने इसका क्या आंसर लिखा। इंडिया हैज बीन कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड प्लेड, देखो देखो, शुरू में ही हिट कर दिया कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये मिस कर जाता, सही में बताऊं, ये मेरे दिमाग में नहीं आता, अभी भी नहीं आया हुआ है कि इंडिया इज नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड प्लेड अ मेजर रोल इन कोविड वैक्सीनेशन। ये 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 चीज सीखनी है, करंट से भी लिंक किया, ये है ना, टर्म से भी लिंक किया, और ये हमने अपने अब अपने दिमाग में इम्प्रिंट करना है। कभी भी फार्मा सेक्टर आएगा, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, कोविड-19, ये सब चीजें यहाँ पे देनी है। देन इट हैज ग्रोन ड्यू टू वेरियस फैक्टर, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर हमने बोला, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट गवर्नमेंट पॉलिसी हमने बोला, ठीक है, जेनरिक ड्रग एटसेट्रा, वही चीजें भाई इन्होंने भी। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल विद, ठीक है, सन फार्मा, देखो एग्जांपल दे दिया इन्होंने, भैया जायंट्स लाइक सन फार्मा जो है, ठीक है, इसके शेयर वगैरह ले लो यार, फार्मा सेक्टर कभी नीचे नहीं जाएगा, ये तो सही बोला किसी ने, ये ऊपर ही जाएगा। दवाइयाँ इतनी बिकने लग गई है। एंड देन रॉ मटेरियल्स सोर्स्ड फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या, मुंबई पोर्ट, है ना? ओ भाई, ये भी, ये देखो, ये कितना सिली आर्गुमेंट है, बट स्टिल इन्होंने ये ऐड किया क्योंकि चार पॉइंट इन्हें देने थे, हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किए, राइट? तो इन्होंने ये दे दिया कि भैया हमारे पास पोर्ट भी है ताकि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकें। एक्चुअल में फार्मा सेक्टर के जो रॉ मटेरियल है, एपीआईज, वो वो अगर इंपोर्ट आपको करने हैं तो बेटर है कि आप हवाई जहाज में भी ला सकते हैं उनको, ठीक है, एयर इंपोर्ट्स, एयर बेस्ड इंपोर्ट उसके, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आप बड़े कंटेनरों में भर करके वो ला रहे हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो तो भाई छोटी छोटी ट्यूब्स में आएंगे। खैर, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ से हमने सीखनी है ये बात, ये अच्छी बात है, दिस इज नॉट द क्रिटिसिज्म, ये अच्छी बात है कि कुछ समझ ना आए तो कुछ वो लिख दो जो डायरेक्टली लिंक ना भी हो लेकिन हो, समझ रहे हो? देन हाउएवर द फैक्टर्स फैक्टर दैट आर फ्री, वो क्या है? चैलेंजेस, हाँ इन्होंने साथ में चैलेंजेस भी लिख दिए। क्या? यूएसए का आईपीआर टसल, यूएस के साथ स्पेशली हमारे जैसे, ठीक है, कंपलसरी लाइसेंसिंग से रिलेटेड जो टसल रहता है। 70% एपीआई इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन नहीं है येट, येट देर दे हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन
in role in Indian economy, provide more than 45 billion to the GDP of India. I don't know whether this number is correct, लेकिन लिख दिया है ना। ये हमने वेरीफाई करना है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये नंबर इन्होंने सही लिखा है या नहीं। तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ये बता रहे हैं $45 बिलियन के आसपास। प्रोवाइड जॉब्स टू मिलियंस, कितने मिलियन जरूरी नहीं है लिखना, लिख दो, है ना, एग्जामिनर को भी याद नहीं होगा। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फ्रॉम विच वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड, है ना। एक्सपोर्ट ग्रोथ इंपॉर्टेंट है ये इकोनॉमी के लिए कि एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है गुरु ये। फिर एज ए डिप्लोमेटिक टूल भी इसका हम यूज कर रहे हैं। देन पब्लिक हेल्थ में एक्सेस टू चीप मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन, SDG 3 इन्होंने यहाँ पे लिंक कर दिया। मैं भूल गया था ऊपर मेंशन करना, और ना ही मैं बॉडी में मेंशन कर पाता। समझ रहे हो, ये चीजें हमने यहाँ सीखनी है। डिप्लोमेसी यूजेज, है ना, डिप्लोमेसी यूजेज ये इन्होंने यहाँ पे लिखा, टीम 9 इनिशिएटिव एटसेट्रा, अफ्रीका, वही चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी साथ में। देन जेनेरिक ड्रग्स, प्रोवाइड एफोर्डेबल मेडिसिन, वही ऊपर वाला पॉइंट यहाँ भी रिपीट कर दिया नए नए वर्ड के साथ, है ना। इवन कैंसर अपहोल्ड द ड्यूटी ऑफ वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38, thereby pharmaceutical industry is an important, this is very beautifully, कितने स्मूथली लिख दिया। जरूरी नहीं है बहुत ही एक्सपर्ट टाइप के आपके रटे हुए पॉइंट्स हो, नहीं, हर चीज में रटना आप रट ही नहीं सकते, अरेंज करना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे सीखनी है। दिस इज द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग, दिस इज नॉट द स्किल ऑफ नोट मेकिंग, है ना। दस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडियन ग्रोथ स्टोरी। वाओ, क्या ये कंक्लूजन आपको मजेदार नहीं लग रहा है क्या? सिंपल सा कंक्लूजन यार, लेकिन देखो, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट कंपोनेंट और सिग्निफिकेंट एक्टर इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। सिंपल 2 लाइन का कंक्लूजन, मैं तो इतना बड़ा लिख देता हूं। ये चीज सीखनी है, छोटा करना है, समझ रहे हो? तो ये छोटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही रहता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप गिविंग योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चीजें कैसे चल रही है, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, सही भी चल रही है या फिर टाइम वेस्ट है, कीप गिविंग योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।